बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईएसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन करें केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना के कई टॉपिक पर हम बात कर चुके हैं, जैसे रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, कैथोड किरण प्रयोग क्या है, और जिस प्रकार कैथोड किरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, उसी प्रकार अब हम टॉपिक पढ़ेंगे एनोड किरण प्रयोग और उससे प्रोटॉन का खोज हुआ, और यहाँ से भी सवाल बनेंगे एग्जाम में। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत आराम से देखते हैं एनोड किरण प्रयोग और उससे प्रोटॉन का खोज कैसे हो, उस पर बात करेंगे। चलिए, टॉपिक का नाम क्या है? एनोड किरण प्रयोग। ए नोड रे एक्सपेरिमेंट। चलिए, एनोड किरण प्रयोग मामला क्या है, बड़ा आराम से समझते हैं और समझ में बिल्कुल आ जाएगा। एकदम आराम से समझना, एकदम मुस्कुरा के पढ़ना है। देखिए, एनोड किरण प्रयोग, इसे हम हिंदी में लिख देते हैं एनोड किरण प्रयोग। मैं आपको बता दूं कि इसे एनोड किरण प्रयोग कहा जाता है, ठीक है, लेकिन एनोड किरण प्रयोग कहा जाने के पीछे कारण क्या है, याद रखना है कि मतलब ये बताऊंगा चीजें, या मतलब गैस निकलकर और कैथोड की ओर जाते हैं, और कैथोड की ओर जाती है मतलब साफ साफ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव को एनोड से दिखाते हैं, मतलब जनरली एनोड को पॉजिटिव से दिखाते हैं, पॉजिटिव का संबंध एनोड से, इसलिए इसे एनोड किरण प्रयोग कहा गया। और एक बात और, कुछ लोग मानते हैं कि एनोड किरण प्रयोग एनोड से निकलती है, गलत बात है। कैथोड किरण कैथोड से निकलती है, लेकिन एनोड किरण एनोड से नहीं निकलती। एनोड किरण गैस से निकलती है, गैस के मॉलिक्यूल से निकलती है, आयनिक गैस से निकलती है। तो इस बात को याद रखना, टॉपिक हमारा एनोड किरण प्रयोग याद रखना, एनोड से नहीं निकलती है, यह आयनित गैस से निकलती है। चलिए, ठीक है, इस बात को याद रखना है। हाँ, मैक्सिमम आयनित गैस से निकलती, कुछ अमाउंट में हो सकते हैं जो एनोड किरण से निकले, हो सकते हैं बहुत कम, लेस देन, ये बात है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एनोड किरण को केनाल किरण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे टॉपिक में। एनोड किरण को केनाल किरण भी कहते हैं, एनोड किरण को सकारात्मक किरण भी कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को हम लोग सकारात्मक कहते हैं, निगेटिव को हम नकारात्मक कहते हैं, इसीलिए एनोड किरण को सकारात्मक किरण कहते हैं। रेलवे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सकारात्मक किरण किसे कहते हैं, तो एनोड किरण को सकारात्मक किरण कहते हैं। चलिए, ये हमारा टॉपिक है। अगर पूछे किसे केनाल किरण कहते हैं, एनोड किरण को कहते हैं, सकारात्मक किरण किसे कहते हैं, एनोड किरण को कहते हैं। चलिए, ये टॉपिक अब हम समझने का प्रयास करते हैं। अब मामला सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले बात है, हुआ कब, तो ये हुआ 1886 में, ये प्रयोग, ठीक है। जैसे कैथोड किरण प्रयोग में देखें, बिल्कुल ये प्रयोग वैसे ही हो रहा था। और सबसे पहले याद रखना है कि एक लिया गया विसर्ग नली, कांच का नली, ऐसे। मैं आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, चूंकि बातें आराम से समझ में आ जाए। एक धातु का प्लेट, एक धातु का प्लेट, समझिए इस बात को, धातु का प्लेट, धातु का प्लेट, कनेक्टिंग वायर, धातु का प्लेट, कनेक्टिंग वायर, यहां जोड़ा गया बैटरी से नहीं, बैटरा से, मतलब बहुत बड़ा बैटरा, समझिए इस बात को। अगर मान लीजिए मैं ऐसा करता हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, ठीक है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। हम लोग जानते हैं निगेटिव को क्या कहा जाता है, निगेटिव को कहा जाता है कैथोड। ये क्या है, कैथोड। पॉजिटिव को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनोड। इसके अंदर भर दिया गया गैस, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल, इस कलर से दिखा देते हैं, गैस के मॉलिक्यूल। बहुत आराम से देखिए क्या भरा गया, गैस का मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल भरा गया। अच्छा, करंट याद रखना है, 10,000 से लेकर 20,000 तक करंट है, क्योंकि अब यूट्यूब तो सब चलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए के का मतलब 1000 होता है। चलिए, तो 10,000 से 20,000 तक। अच्छा, इसके अंदर जो गैस भरा गया, इस गैस को याद रखें। एक बात और, वोल्टेज क्यों ज़्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज ज़्यादा, याद रखिएगा, वोल्टेज अगर लो हो, वोल्टेज अगर कम हो, तो गैस कम कंडक्टिविटी करती है, गैस कम सुचालक होती है, और हाई वोल्टेज पर गैस ज़्यादा
सुचालक होती है। तो इसलिए वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो गैस ज़्यादा सुचालक हो जाएगी, गैस अपना एक्टिविटी बड़ा तेजी से दिखाएगी। गैस बहुत तेजी से चालकता का काम करती है, बहुत तेजी से। जैसे करंट लगाना है गैस में, तो गैस में अगर करंट लाना है, जैसे हवा में करंट ला देना, हवा में जैसे हवा में कोरोना गया था वैसे हवा में करंट ला देना है, तो बड़ा आसान है। आप क्या कीजिए, मतलब वोल्टेज जो है ना कि एरिया वहाँ जो वोल्टेज सप्लाई करें, इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा सप्लाई कीजिए, इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा सप्लाई कीजिए, तो गैस बहुत ज़्यादा तेजी से आयनित हो जाएगी। क्यों होगी हम बात करेंगे, लेकिन पिछले क्लास में बात किए हैं कि अगर वोल्टेज लो होगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, वोल्टेज अगर लो होगा तो गैस कम कंडक्टिविटी शो करेगी, अगर वोल्टेज अगर हाई होगा तो गैस हाई कंडक्टिविटी शो करेगी। कंडक्टिविटी मतलब होता है सुचालक, करंट लग जाना, सिंपल बात। करंट लग जाए, जितना ज्यादा करंट उत्पन्न करे वो हाई कंडक्टिविटी है, कम करंट उत्पन्न करे लो कंडक्टिविटी है, सिंपल सी बात। चलिए ये बात कर चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं एनोड किरण प्रयोग, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड किरण प्रयोग, किनारे रे, सकारात्मक रे। अब समझिए कैथोड रे, उसके बाद क्या है एनोड रे, देख लीजिए कैथोड रे, एनोड रे। अब होता क्या, जैसे हम लोग प्रयोग करेंगे तो होता कि एक बात और, इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो इसका प्रेशर है, प्रेशर को बहुत कम कर दिया गया। क्यों, क्योंकि प्रेशर कम, समझिए प्रेशर खूब हो तो सब अलबला अलबला के टकराएगा, प्रेशर कम हो सब सुस्त पड़ जाएगा, किसी से नहीं टकराएगा। गैस के मोलिकल जितना कम टकराएंगे उतना ज्यादा इसके गुण का पता चला, क्योंकि हम गैस के मोलिकल, गैस परमाणु, गैस चूंकि अणु है, अणु परमाणु से बने होते हैं और परमाणु के अंदर का अध्ययन कर रहे हैं, तो जितना स्थिर होगा, जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा अध्ययन कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि गैस के मोलिकल टकराए कम और गैस के मोलिकल कम टकराए, इसलिए प्रेशर कम करना बहुत जरूरी है। और प्रेशर बहुत कम कर दिया जाता है 10⁻⁻1 से लेकर 10⁻2, मतलब कुल मिला के ऐसे याद रखें 10⁻⁻1 तक mmHg ए प्रेशर शो किया जाता है, मतलब प्रेशर तो बहुत कम है। होता क्या है, जस्ट होता क्या है मामला समझिए कि जब ऐसे किया जाता है और जैसे ही करंट सप्लाई किया जाता है, करंट सप्लाई होने के बाद क्या होता है कि देखा गया प्रयोग में, करंट सप्लाई होने के बाद, लेकिन करंट सप्लाई करने से पहले याद रखना है कि इधर जो गौर कीजिए ठीक से, इधर जो आप देख रहे हैं जो पोर्शन, समझिए इस बात को। नॉर्मली क्या हुआ कि ये जो गैस आप देख रहे हैं, गैस के मोलिकल, गैस के मोलिकल, गैस के मोलिकल देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मोलिकल या एटम हो उसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये अब पता चला जनरली, अब ऐसा अनुमान लगाया, ऐसा नहीं कि उस समय लोगों को पता था कि ऐसा होता है। ठीक है, अब हम लोग साइंस कैसे पढ़ते हैं कि क्या जो उस समय कहानी की तरफ पढ़ते हैं कि उस समय जो खोजो उसी हिसाब से चलते, नहीं। हम लोग अभी तक जितना नॉलेज मिल चुका है, अभी तक साइंस को जितना ज्ञान मिल चुका है, उसको हम एक बार बड़ा हिसाब से अरेंज करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसा ही पेश किया जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो हुआ कि आप जानते हैं कि परमाणु है, परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज है, और चूंकि हम जानते हैं कि करंट जैसे सप्लाई होता है, करंट सप्लाई होने के बाद ध्यान दीजिए ये बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी शो करने लगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी शो करने लगा ये वाला एनोड, और ये जो माइनस कैथोड बहुत ज्यादा निगेटिव शो करने लगा, क्योंकि करंट बहुत हाई फाई है, और करंट बहुत हाई फाई है तो बहुत हाई पॉजिटिव हाई निगेटिव, हाई पॉजिटिव हाई निगेटिव। उस फेज में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इलेक्ट्रॉन आपको जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो माइनस है। अब समझिए इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें है, इलेक्ट्रॉन इसमें है, बहुत ध्यान से समझिए। जो इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। अब यहाँ होगा क्या, जो आपको दिखाई दे रहा है एनोड, एनोड पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ये हम लोग पीछे पढ़े, और जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में एनोड की तरफ गति करने लगे तो उसी इलेक्ट्रॉन के समूह को, इलेक्ट्रॉन के पुंज को हम कैथोड किरण कहे थे पिछले क्लास में। ठीक है, लेकिन अब बताइए, मैं कह रहा हूं कि चलिए इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ऐसा करता हूं इलेक्ट्रॉन को भेज देता हूं उधर, इलेक्ट्रॉन चलिए उधर चल गया। जब इलेक्ट्रॉन उधर चल गया तो जितने भी आपको गैस के मोलिकल दिख रहा है, जितने भी गैस के मोलिकल दिख रहा है, गैस के मोलिकल, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मुझे बताइए कि इस गैस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन को इस एनोड ने खींच लिया। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज, अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को कौन खींचेगा, कैथोड। तो कैथोड की ओर, कैथोड की ओर, कैथोड की ओर ये सारे पॉजिटिव, जो सारे पॉजिटिव, जो सारे आयनिक गैस है, ये कौन सा गैस है, आयनिक गैस, मतलब याद रखिए आयोनाइज्ड गैस। तो आयोनाइज्ड गैस है, वो सारे गैस किधर आ जाएंगे, तो कैथोड की तरफ आ जाएंगे। अब कैथोड की तरफ आ रहे हैं, कुल मिला के बात है कैथोड की तरफ आ रहे हैं, मतलब साफ साफ है कि कैथोड पर माइनस चार्ज है, और यह कैथोड की तरफ आ रहे हैं, मतलब साफ साफ है कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब सोचिए, मैं कह रहा हूं कि एक किरण, अच्छा किसके तरफ से आ रही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि याद रखिए कहां से निकले, क्या एनोड से निकले, नहीं, आयनिक गैस से निकली है। तो कहां से निकली, आयनिक गैस से, लेकिन किसके तरफ से आ रही है,
हम लोग कभी कहते हैं कि किसी का गांव में गाय खूंटा तोड़ के भाग गया, बैल भाग गया, ठीक है, तो पूछता है कि किधर से आ रही थी, या ट्रेन किधर से आ रही, तो ट्रेन कहते हैं कि उत्तर से आ रही थी। उत्तर क्या हम पोजीशन बताते हैं कि कहाँ से पूर्व पर, या मान लीजिए कि कोई स्टेशन फेमस स्टेशन है, जैसे मान लीजिए हाजीपुर के स्टेशन है, पटना के स्टेशन, तो मैं कह सकता हूँ कि पटना के तरफ से गाड़ी आ रही थी। उसी हिसाब से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इधर किरण जा रही, कुल मिला के किरण तो है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, किरण, तो मैं कह सकता हूँ किरण RAY रे, क्या कह सकता हूँ RAY रे। लेकिन यार किधर से आ रही है, तो आ रही एनोड की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनोड से निकली है, मैं कह रहा हूँ कि एनोड की तरफ से आ रही है, एनोड की तरफ से आ रही है। तो एनोड की तरफ से आ रही है, तो चूंकि देखिए एनोड की तरफ से, तो इसीलिए एनोड की तरफ से। और चूंकि पॉजिटिव होता है इसमें, चूंकि पॉजिटिव क्यों होता है, दो कारण से, तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा जो कारण पर बात करें, और पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि माइनस की ओर आ रही है, माइनस की ओर आ रही है, इसलिए पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव को क्या कहते हैं, एनोड, इसलिए इसे कहा गया एनोड किरण, एनोड रे। तो इतना बात आपको समझ गया, एनोड किरण क्या होता है, प्रयोग भी समझ गया, प्रयोग हो रहा है। अब यहां समझना है, ठीक है, मामला क्लियर है। लेकिन हम बताए थे पिछले क्लास में आपको कि मान लीजिए कि कुछ है ऐसा, और इसके किसी स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है कि अगर देखिए C बाई, हम पिछले क्लास में बात की कि स्पेसिफिक चार्ज बराबर फॉर्मूला होता है C/G। C मतलब होता है आवेश, और G मतलब होता है ग्राम, 1 ग्राम। तो गौर कीजिए ठीक से, 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम हम इस मतलब ये जो है प्रॉपर गैस के मोलिक्यूल, जो आयनित गैस के मोलिक्यूल जो इधर जा रहे हैं, इसमें से क्या हुआ, एनोड रे हमको 1 ग्राम एनोड रे याद रखना है, 1 ग्राम एनोड रे, 1 ग्राम एनोड रे पर जितना चार्ज होगा उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक चार्ज। क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज विशिष्ट घनत्व वाला फॉर्मूला होता है उस मतलब पदार्थ का, उसको 1 ग्राम लेना है, 1 ग्राम के पास जितना चार्ज होगा, स्पेसिफिक चार्ज बराबर कूलम्ब बाई ग्राम, C/G, उसको स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। जब इसका स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया, बहुत गौर से देखिए ठीक से, जब इसका स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया, स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालेंगे, तो याद रखना, इतना बात आपको समझ में आ गया। स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालेंगे, तो स्पेसिफिक चार्ज निकालने का साफ साफ मतलब होता है कि C/G स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज बराबर होता है C/G। इसको याद रखना है, पिछले क्लास में बात की है कि क्या होता है, याद रखना। अब आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात करें कि कैथोड एनोड किरण है, एनोड किरण के कौन कौन सा गुण हो सकता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए इसको थोड़ा सा हटाता हूं। तो एनोड किरण का कौन कौन सा गुण होगा, गुण पर बात करें तो सबसे पहले आप ये बताइए कि वो रेडिएशन है, तो रेडिएशन कैसे जा रही है, ये सीधी रेखा में जा रही कि ऐसे ऐसे लचक लचक के टेढ़, सीधी रेखा में जा रही। तो कह सकते कि एनोड किरण सीधी रेखा में गति करती, स्ट्रेट लाइन में गति करती है। स्ट्रेट लाइन में गमन करती, पहली बात कंप्लीट है। उसके बाद अगर हुआ क्या कि पिछले क्लास में बता चुके कि कैसे कैसे कैथोड किरण के गुण को पता किया गया था। तो एक बात बताइए, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अच्छा, एनोड किरण पर अगर पूछूं कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो देख लीजिए मैं कह रहा हूं कि अगर कैथोड की ओर जा रहे, निगेटिव की ओर जा रहे, मतलब इसे पॉजिटिव होगा, तो कह सकते कि यह धन आवेशित होती है। यह धन आवेशित, और धन आवेशित होने के कारण इसे धन किरण भी कहते हैं, धन किरण भी कहते हैं। अब हुआ क्या उस समय रिसर्च में कि जो कैथोड है, कैथोड में छेद कर दिया गया, छिद्र कर दिया गया, पोरस। छिद्र करने के बाद याद रखना, इस छेद को पार कर गया, 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 और पार कर गया। तो इधर क्या है, मैं बता चुका हूँ पीछे, प्रतिदीप्त और सुफुरदीप्त। ये उत्पन्न क्या, सुफुरदीप्त प्रतिदीप्त क्या है, तो याद रखना किरण अदृश्य होती है। किरण क्या होती है, अदृश्य होती है, किरण को देखा नहीं जा सकता। और किरण को देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो कांच है, कांच पर कुछ पदार्थ का लेप चढ़ा देते हैं। वह जो लेप है, लेप चमक चमक के हम बताते हैं कि इसमें रेडिएशन है, उसे ही सुफुरदीप्त या प्रतिदीप्त कहते हैं। इसका हम बहुत डिटेल से बात किए हैं, और इतना डिटेल से बात आपको जनरली नहीं मिलेगा आसानी से। तो आप उस टॉपिक को सुफुरदीप्त और प्रतिदीप्त और जैवदीप्त आसानी से उसे देख लीजिए, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो याद रखना, एनोड किरण सुफुरदीप्त और प्रतिदीप्त दोनों उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न करता है। और एक बात देखिए, क्या कर रहा हूँ कि छोटा छोटा छिद्र, उस छिद्र को पार करके निकल गया, और पार करके निकल गया, इसलिए याद रखना इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं केनाल किरण। केनाल किरण का मतलब होता है छिद्र से पार कर जाना। तो धन किरण को क्या कहते हैं, धन किरण को क्या कहते हैं, केनाल किरण। इस एनोड किरण को क्या कहते हैं, केनाल किरण। तो ये बात भी क्लियर, केनाल किरण क्यों कहते हैं, सकारात्मक क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए सकारात्मक किरण। इतना बात कंप्लीट है। और सोचिए एक बात और, मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिए, हुआ क्या
यह सुपुर्दीप्त और प्रतिदीप्त दोनों उत्पन्न करते, तो कह सकता हूं कि यह सुपुर्दीप्त और प्रतिदीप्त दोनों उत्पन्न कर सकता है, समझिए। अच्छा, इसके बाद और बात करें और क्या क्या, तो क्या मैं पिछले क्लास में क्या बात किया था कि एनोड किरण को रखा गया, जो एनोड किरण है, एनोड किरण जनरली गति कर रही है, ऐसे गौर कीजिए जैसे एनोड किरण ऐसे गति कर रही है, ठीक है। एक तरफ रखा गया पॉजिटिव और एक तरफ रखा गया निगेटिव, तो क्या होगा, तो चूंकि याद रखिए आवेशित है तो जाहिर सी बात है निगेटिव इसको जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव से विक्षेपित करके खींच लेगी। इसका मतलब है प्लस माइनस ऐसा रखे से कहा जाता है विद्युतीय क्षेत्र, और विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, तो कह सकता हूं कि इट इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल जोन, विद्युतीय क्षेत्र से क्या प्रभावित होती है, तो मैं कह सकता हूं कि यह विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित होती है यह। और याद रखना जो विद्युतीय क्षेत्र से प्रभावित होगी मैग्नेटिक क्षेत्र से भी प्रभावित होगी। मैग्नेटिक क्षेत्र के लिए जनरली इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख दीजिए, तो उसे रखने के बाद उस वहां भी प्रभावित होती है, तो मैं कह सकता हूं कि यह विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र से डिफ्लेक्ट होती है। चलिए इतना कंप्लीट है, और सोचिए और क्या हो सकता है, बड़ा आराम से देखिए। चूंकि टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है, मैं आराम से क्यों कह रहा हूँ चीजें, अब इसी को चिल्ला चिल्ला के बहुत जोर जोर से स्पीड में पढ़ा सकता हूँ। कारण क्या, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे सबको लेके चलना है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनको दिक्कत होगा, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से चीजों को रख रहा हूँ। इतना कंप्लीट है। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिए, एक गुण हमें पता हो गया। हुआ क्या कि जो एनोड किरण आप देख रहे हैं जनरली, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, समझिए ऐसे, ठीक है, ऐसे देखिए। अब एनोड किरण देखिए ऐसे गति कर रही है, इसमें हुआ क्या, इसमें एक पंखी को रखा गया, पंखी को पिछले क्लास में भी रखा था मैं पंखी को, क्योंकि गर्मी का दिन है तो पंखी रखना बहुत जरूरी है। क्या हुआ इसमें ना, याद रखना है मोशन आ गया, इसमें मोशन आ गया, तो मोशन कौन लाता है, मान लीजिए हम बचपन में लोग क्या करते थे, एक गांव में तार का पेड़ होता है, उसमें कुछ एक फरका होता है, उसका मतलब जो पत्ता उसे फरका कहते हैं हम लोग, और उसका बनाते थे एक पंखी पवन चक्की जैसा, और उसको एकदम आराम से बड़ी तेजी में दौड़ते थे, आराम से नहीं दौड़ते थे, बहुत तेजी में दौड़ते थे, तो दौड़ने से क्या होता था, हवा के प्रेशर से वो नाचने लगता था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हवा में गतिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, हम बात किए थे, ठीक है। हवा में गतिज की ऊर्जा ठोस और द्रव से ज्यादा होती है, इसलिए पंखी को क्या करते हैं, नचा देती। इसी सिद्धांत पर हम लोग पवन चक्की बनाते हैं। तो देखिए ठीक से, अगर यह इसे नचा दी मतलब हवा में गतिज ऊर्जा थी, तभी तो पंखी नची थी, नचा था। यहाँ देखिए अगर यह पंखी नाचने लगी मतलब साफ साफ कि इसमें भी गतिज ऊर्जा है, और नाचने लगी इसका मतलब गतिज ऊर्जा है, मतलब साफ साफ है कि एनोड किरण में गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा, गतिज ऊर्जा है, एक यहाँ रखा गया कुछ पदार्थ, वह पदार्थ गर्म भी हो गया, मतलब इसमें उष्मीय ऊर्जा भी होगी। तो इसका बात हम अगले स्लाइड में करते हैं। ध्यान दीजिए कि एनोड किरण में तो एनोड किरण में याद रखना पहला बात हीटिंग एनर्जी होता है या नहीं, तो याद रखना हीटिंग एनर्जी होता है, हीटिंग एनर्जी होता है। इसे सूचित करते हैं, हीटिंग एनर्जी को सूचित करते हैं Q से, याद रखना है। तो इसका मतलब है एनोड किरण में हीटिंग एनर्जी होता है। अच्छा, हीटिंग एनर्जी कितना होगा, इसके लिए जनरली आइंस्टीन क्या नाम उनका, जूल साहब एक फॉर्मूला दिए, H बराबर I² RT। इस पर हम लोग बात करेंगे आगे, याद रखिएगा। जूल का नियम है H बराबर I² RT, मतलब जितना ज्यादा करंट देंगे और जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना ज्यादा समय तक देंगे, उतना ज्यादा हीटिंग एनर्जी जनरेट होगा किसी पदार्थ में। और वैसे पदार्थ इस फॉर्मूला से वैसे पदार्थ का हीटिंग एनर्जी निकाला जा सकता है जिसमें करंट प्रवाहित हो। हालांकि हम लोग यहाँ भी यूज करके कुछ हद तक निकाल सकते हैं हीटिंग एनर्जी। तो आप याद रखिए कि एनोड किरण में क्या होता है, हीटिंग एनर्जी होता है, ठीक है। अच्छा, एनोड किरण में और कौन सी एनर्जी होती है, तो एनोड किरण में काइनेटिक एनर्जी होता है। एनोड किरण हैविंग काइनेटिक एनर्जी, एनोड रे के साथ कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कैसे पता गया, तो काइनेटिक एनर्जी याद रखना, मैं बता रहा हूं कि एक लिया गया ऐसे, और इसमें एनोड किरण से धक्का मारा गया। एनोड किरण से धक्का मारने के बाद ये क्या होने लगी, नाचने लगी। नाचने का साफ साफ मतलब है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन देखा गया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला है हाफ mv²। गौर कीजिए हाफ mv², और हाफ mv², तो गौर करना ठीक से कि इसका मास
मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, मास पे और वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। अब मास वेलोसिटी पर डिपेंड करे काइनेटिक एनर्जी। अगर याद रखिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कैथोड रे पर। सोचिए कैथोड रे के पास मास कितना था, तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कितना मास था बात कर चुके हैं, 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 28 ग्राम। ठीक है, इस पर बात कीजिए। तो इतना है इलेक्ट्रॉन का मास। अब इलेक्ट्रॉन का मास कैथोड रे के पास जो काइनेटिक, कैथोड रे के पास भी काइनेटिक एनर्जी है और एनोड रे के पास भी काइनेटिक एनर्जी है। हमें तुलना करना है कि किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, K बराबर हाफ mv स्क्वायर, मतलब मास और वेलोसिटी पर। मास और वेलोसिटी के स्क्वायर को गुना कर दीजिए और 2 से भाग दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है साफ साफ गति करना, गति करना। जो गति करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो गति करा काइनेटिक एनर्जी। तो सवाल है कि कैथोड रे भी सीधे रेखा में गति करती है, एनोड रे भी सीधे रेखा में गति करते हैं। किसमें गति ऊर्जा ज्यादा है, तो गति ऊर्जा डिपेंड करता है मास वेलोसिटी पे। जिसका मास और वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अब हम ये कैसे पता करें, तो चलिए मास तो पता है हमें इलेक्ट्रॉन का, हम इसका मास पता कर लेते हैं और फिर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे और टॉपिक बहुत आराम से समझ में आएगा। बस आप आराम से सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मास कैसे निकालते, तो मास के लिए हम पीछे अप्लाई किए थे, हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते स्पेसिफिक चार्ज से। देखिए स्पेसिफिक, विशिष्ट घनत्व से कहते हैं, विशिष्ट आवेश कहते हैं, विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश वाला फॉर्मूला क्या है, तो विशिष्ट आवेश वाला फॉर्मूला है आवेश मतलब फाइनल आवेश और बटा द्रव्यमान। किस में, तो आवेश का मात्रक Q, आवेश को सूचित करते हैं Q से और ग्राम को सूचित करते हैं G से। तो Q या फिर यहाँ C भी लिखिए, C इसका मात्रक होता है कूलम्ब। तो C/G अगर पूछे कि विशिष्ट घनत्व का मात्रक क्या है, तो मात्रक है कूलम्ब प्रति ग्राम। अब एक बात बताइए, पीछे आइए यहाँ ध्यान से। जब ये जो दिखाई दे रहा है इसका 1 ग्राम लिया गया, कितना लिया गया, 1 ग्राम लिया गया, और 1 ग्राम का ध्यान दीजिए, 1 ग्राम का जो चार्ज होगा वही स्पेसिफिक चार्ज होगा। लेकिन आरएस मिलिकन ने, मैं पीछे बताऊं कि आरएस मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता कर लिया और प्रोटॉन का आवेश भी पता कर लिया। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे थॉमसन का मॉडल तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पर जितना मास, इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है प्रोटॉन के पास भी उतना ही चार्ज होता है। बस दोनों चार्ज सेम है, बस याद रखना गुण में डिफरेंट है कि एक पॉजिटिव चार्ज शो करता है कि नेगेटिव चार्ज शो करता है। तो चार्ज का जो परिमाण है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का सेम है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज था 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को लिखेंगे ऐसे, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन का चार्ज बताइए तो सेम है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा तो आप माइनस पहले लगा दीजिए, प्रोटॉन होगा तो पहले आप प्लस लगा दीजिए, बस इतना मामला है। इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस पहले, प्रोटॉन होगा तो पहले प्लस। मतलब प्रोटॉन प्लस दिखाता है और इलेक्ट्रॉन माइनस दिखाता है। ये बातें हैं, मतलब कह रहा हूं कि आवेश दोनों का क्या है, सेम है। अब यहाँ देख लीजिए, आवेश जब दोनों का सेम है तो समझिए इस बात को। तो आरएस मिलिकन ने क्या किया, आरएस मिलिकन ने बताया कि प्रोटॉन को जो आवेश है, ये जो याद रखें एनोड किरण, एनोड किरण के ही, एनोड किरण जिस छोटे छोटे कण से बनी होती है उस कण को प्रोटॉन कहा गया। तो इसका मतलब है, साफ साफ समझिए इस बात को, प्रोटॉन कहा गया, इस पर बात करते हैं। तो इसका प्रोटॉन कहा गया, तो इस पर देख लेते हैं ठीक से। एक बात देख लीजिए यहाँ कि मैं क्या बता रहा हूँ कि विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश अब देख लीजिए, विशिष्ट आवेश वाला फॉर्मूला क्या है, आवेश बटा द्रव्यमान, यानी स्पेसिफिक चार्ज अंग्रेजी में लिख सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज बराबर C/G, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, फिर आप हिंदी में समझते तो वैसे जैसे आपको समझे वैसे समझिए, मैं सभी माध्यम से बता रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, तो स्पेसिफिक चार्ज जब पता किया गया, स्पेसिफिक चार्ज के लिए फिर इधर आइए। तो जब यहाँ का स्पेसिफिक चार्ज पता किया तो स्पेसिफिक चार्ज आया भाई, यहाँ स्पेसिफिक चार्ज आया 9.5 गुना 10 के पावर 4 कूलम्ब पर ग्राम। इसको आप याद कर लीजिए, जैसे आप याद किए होंगे इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज, कैथोड रे का स्पेसिफिक चार्ज, उसी प्रकार से एनोड किरण, तो एनोड किरण का स्पेसिफिक चार्ज क्या है, तो एनोड किरण का जो, चूंकि एनोड किरण याद रखिए, एनोड किरण इधर जा रही है और एनोड किरण में सोचिए, एनोड किरण में अगर मान लीजिए एनोड किरण अगर काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न कर रही, मतलब साफ साफ इसमें मास होगा, और मास होगा मतलब मास, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करे मतलब इसमें मास होगा, और मास होगा तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, और वो जो कण है उस कण को चूंकि पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे थे इसलिए उस कण को गोल्डस्टीन खोजे थे, रदरफोर्ड गोल्डस्टीन मिलके उसे प्रोटॉन कहें। तो याद रखना कि एनोड किरण जिस छोटे छोटे कण से, कण के मिलने से बनते उस कण को क्या कहते हैं, उस कण को क्या कहते हैं, उस कण को प्रोटॉन कहते हैं।
तो इतना तो तय हो चुका था कि कण प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के कारण ही एनोड किरण में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो आखिर काइनेटिक एनर्जी है, इसका मास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होता है, पता करना बहुत जरूरी है। तो बहुत आराम से देखते रहिए। हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो मुझे बताइए कि चलिए ठीक है, मामला समझ में आया। विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश कितना पता चला, स्पेसिफिक चार्ज से कितना पता चला, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज था 9.5 गुना 10 के पावर। अच्छा काम कीजिए, ये भी नहीं कीजिए, मैं कह रहा हूं क्या कि मुझे क्या पता करना है, द्रव्यमान पता करना है। तो यहां से काम कीजिए, द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला निकाल लीजिए और हम लोग फाइनली द्रव्यमान पता कर लेंगे। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान को उठा के यहाँ फेंकिए तो क्या हो जाएगा, आवेश बटा स्पेसिफिक चार्ज, यही तो होगा। तो द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान अब इससे निकल जाएगा, क्योंकि आरएस मिलिकन के प्रयोग से हम जानते हैं कि जो एनोड किरण है, एनोड किरण पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो आवेश कितना है, तो आवेश है प्लस में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और बटा स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज कितना था 9.5 गुना 10 के पावर 4 कूलम पर ग्राम। अब आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा, देख लीजिए, मतलब कूलम से कूलम पार। अब देखिए ग्राम बचा, और ग्राम का मतलब साफ साफ है कि अब क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा, मास, और ग्राम चूंकि बटा में नीचे तो ऊपर चल जाएगा सिंपल ग्राम। और कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो हालांकि यहाँ समय कम होता है इसलिए कैलकुलेशन करके नहीं दिखा सकता, आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। यहाँ आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपके पास मशीन होगा, मशीन में से मोबाइल होगा, आप वहाँ टिप टाप ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकालने पर आपको पता चलेगा कि फाइनल यहाँ जो वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। और जब आप इसे आप केजी में बदलते हैं, तो केजी में आ जाता है 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी। मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये मास निकला, द्रव्यमान किसका निकला, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान निकल गया। ओ माय गॉड, प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालने हम लोग। और आज के बाद आपको याद रखना है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर बात कर चुके हैं, पिछला क्लास नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना निकला, तो 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी। और अगर आपको ग्राम में बोलना है तो 10 के माइनस 24 केजी। बस ग्राम वाला कम होगा और केजी वाला ज्यादा होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो हम क्या निकालिए, अगर आप इतना पढ़ लिए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी इतना ही होता है, इस बात को याद रखिए। बस न्यूट्रॉन में आपको करना तो कुछ नहीं, 1.66 है इसमें, न्यूट्रॉन में कर लेना 1.67, मतलब लगभग बराबर है। ये बातें समझ में क्या। अब मुझे बताइए, इतना हमें क्लियर हो गया, मामला क्या क्लियर हो गया, तो मामला एक क्लियर हुआ कि मास इसका, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। अब थोड़ा सा एनर्जी लाना है, क्योंकि अब बहुत मजेदार बात है और यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है, तो एनर्जी लाइए। और चलिए अब स्टार्ट होते हैं। चलिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटोन का द्रव्यमान है 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 ग्राम। अब समझिए 10 याद रखना है, उसमें क्या है माइनस 28 ग्राम। तो मुझे देख लीजिए माइनस 28, हम देखिए माइनस 24, वहाँ माइनस 28, यहाँ देखिए माइनस 24, और माइनस 31 में हो जाएगा केजी इलेक्ट्रॉन में। अच्छा देखिए 1.66 गुने 10 के माइनस 24 ग्राम है ये, और वहाँ देख लीजिए 9.1 गुने 10 के माइनस 28 ग्राम है। तो मुझे आप ये बताइए कौन ज़्यादा हल्का हुआ, तो 10 के पावर माइनस 28 है, मतलब याद समझ पा रहे हैं। अगर इसको समझने का प्रयास कीजिए तो इसको समझिए कि 1.66 और गुना 10 पर माइनस 24 है, मतलब 1 पर 24 शून्य से आपको भाग देना, 1 पर 24 शून्य से भाग दीजिए, तो जो आंसर आएगा हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन में देख लीजिए 9.1 बटा 1 पर 28 शून्य से भाग देना, 28 शून्य से, तो देखिए 1 पर 24 शून्य से भाग दीजिए, 1 पर 28 शून्य से भाग दीजिए, तो नीचे जिसमें ज्यादा होगा, मैं इसका एक डेमो देता हूँ, जो बच्चे काफी कमजोर हो गए, हालांकि मुझे इतना नहीं तोड़ना चाहिए बातें, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जिनको आ रहा है पेशेंस रखिए, जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल पेशेंस मत रखिए, जिनको नहीं आ रहा है वो और ज्यादा पेशेंस रखिए। और यहाँ देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर मान लीजिए कि 5 है और 5 बटा याद रखिए 5 बटा 5 है और 5 बटा 10 है, तो भाग दीजिए 5 में कम 5, 1 आ गया आंसर, और यहाँ भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, काटिए 1/2 और 1/2 का दिया 0.5। मुझे बताइए, मैं कह रहा हूं कि ऊपर से देख लीजिए 5 बटा क्या है 10, नीचे का वैल्यू अगर जितना नीचे का वैल्यू कम होगा तो आंसर कम आएगा, नीचे का वैल्यू ज्यादा होगा तो आंसर याद रखना है और कम आएगा, 0.2 था और कम आएगा। यहाँ देखिए 10 की पावर 28 है, 10 की पावर 24 है, मतलब 1 पर 24 शून्य है, 1 पर 28 शून्य है, ज्यादा वाला का वैल्यू कम आता है, ज्यादा का वैल्यू कम आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो बहुत कम होगा और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होगा ज्यादा होगा। यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए
अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, मतलब यहाँ क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान में किसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो प्रोटॉन प्लस प्लस पावर प्लस पावर प्लस पावर, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। कितना है बता चुका हूं, इसको बार बार देखिए आपको याद हो जाएगा। फाइनली बात है। अब हम एक बात यहाँ देखते हैं कि चलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है, ज्यादा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। फाइनल हो गया। अब हम क्या करने वाले यहाँ से, हम जानते हैं कि मास हमें तो पता चल गया, ठीक है, मास पता चल गया। और हम जानते हैं एक बात और, अगर आप दिमाग लगाए ठीक से तो एक बात हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि के बराबर हाफ, अगर एम भी स्क्वायर है, के बराबर हाफ, चूंकि हाफ कांस्टेंट है तो इसको हटा दीजिए, कोई मतलब है नहीं। के बराबर क्या है, एम भी स्क्वायर है। तो याद रखिए, अगर हम गौर कीजिए ठीक से, अगर हम मास वहां रखते हैं, मास अगर वहां ही रखते हैं तो भी कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है, गौर कीजिए ठीक से, कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। ये बातें समझ में आ रहा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। अब सोचिए, हम कैथोड किरण एनोड किरण में बातें पता कर चुके हैं कि किसका मास ज्यादा है। देखिए हम लोग को पढ़ने का क्या तरीका है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे, नहीं भी होंगे तो मजा आ रहा होगा, पढ़ने का इच्छा होगा तो, इच्छा नहीं होगा तो याद रखिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आप लोग बस यही, जनसंख्या बार 10 साल पर काम आएगा, जब जनगणना होगी तो फिर कोई ज्यादा यूज है नहीं, क्योंकि शिक्षा याद रखना, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। तो देखिए हम, चलिए बाहरी बात नहीं, चूंकि समय कम होता है यहाँ, तो के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर, तो अगर भी को अब यहाँ भेजते हैं, नीचे भेजते हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका वी कम होगा, वी मतलब वेग कम होगा। अब देख लीजिए, मास किसका ज्यादा है, तो हम यहाँ से वेग भी पता कर सकते हैं, सारा कुछ पता कर सकते हैं, हम लोग बेस बना लिया अपना। तो मास किसका ज्यादा है, तो हम पता कर ले कि मास पर बात करते हैं, मास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास मास क्या है, कम है। अब इलेक्ट्रॉन के पास अगर मास कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा होगा। गौर कीजिए ठीक से, अगर याद रखना है मामला क्या है, मामला क्या है, अगर उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन यहाँ देख लीजिए, यहाँ मास है, यहाँ क्या है, वी है, इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं कम है, अभी निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। आज के बाद अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, प्रोटॉन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, प्रोटॉन दौड़ रहा है, बताइए कौन ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बनाता है कैथोड किरण, कैथोड किरण, इसका मतलब है कि कैथोड किरण का स्पीड ज्यादा होता है, ठीक है। अब कैथोड किरण का स्पीड कितना होता है, तो याद रखना कैथोड किरण का स्पीड होता है प्रकाश के चाल का 10 भागा, C/10। सी का मतलब होता है प्रकाश का चाल, अब बटा 10, मतलब 3 लाख में 10 से भाग दीजिए, 1 पार कर दीजिए, तो जो बचेगा 30,000, वो क्या है, याद रखना कैथोड का चाल। कैथोड का चाल कितना है, 1 सेकंड में याद रखना है 30,000। 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, प्रकाश का चाल है। और बटा 10 कर दीजिए, तो बटा 10 था, खचा खचा खत्म। अब बचा कितना, 30,000, यानी 1 सेकंड में 30,000 मीटर जाएगा कैथोड किरण। तो कैथोड किरण का वेग हम पता कर लिया। आपसे पूछिए कैथोड किरण का वेग कितना है, तो आप तो या तो 30,000 बोल दीजिए, 30,000 ही बोल दीजिए, और नहीं तो क्या बोलिए, C/10 बोल दीजिए, मतलब प्रकाश के चाल का क्या 10वां भाग, एक कैथोड किरण है। अच्छा, प्रोटॉन का मास हम जानते हैं, प्रोटॉन का मास क्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, और मास जिसका ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो मास जिसका ज्यादा वेलोसिटी कम, मतलब प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन मतलब एनोड किरण का मास क्या होगा, कम होगा। एनोड किरण का मास, मास बोला जा रहा है, गौर कीजिए ठीक से, एनोड किरण का चूंकि मास ज्यादा है तो इसका क्या होगा, वेग क्या होगा, कम होगा। तो वेग कितना कम होगा, तो इसका होता है C/100। मतलब साफ साफ है कि 3 लाख था प्रकाश का, 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकंड, और बटा 100 खचा के 2 से 2 पर बचा कितना, 30,000, 3,000। तो मतलब साफ साफ है किया कि 3,000 होता है प्रोटॉन का वेग। अगर आपसे आज के बाद पूछे कभी भी कोई कि देख लीजिए किसका वेग ज्यादा है, किसका वेग कम है, तो आप बता सकते हैं प्रोटॉन का वेग याद रखना है कम है, और इलेक्ट्रॉन का वेग ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। और मुझे लगता है कि आप सोचेगा तो आप सारा आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से बात कीजिए काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा होगा, सोच के बताइए 2 मिनट, थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, थोड़ा सा एनर्जी लाइए और पढ़िए। चलिए, तो किसके पास, एक मत सोचिए कि मेरे पास एनर्जी था, मतलब जब मेरे पास एनर्जी है तो आपके पास कहाँ से है एनर्जी आ सकता है, आप ना ये सब मस्तिष्क से होता है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो आपको एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट वगैरह ठीक है, लेकिन सोचिए थोड़ा सा एकदम ऐसे ऐसे एनर्जी लाइए एक बार, ठीक है, कहते हैं ना ताकत पैदा करो, ताकत, तो एनर्जी लाइए, आराम से एक बार सोचिए। प्रोटॉन का मास ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास कम, जिसका मास ज्यादा उसका वेग कम, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा तो वेग कम, वेग कितना C/100, प्रोटॉन C/100। कैथोड किरण की बात करें तो कैथोड किरण के पास देखिए मास कम, मास कम तो वेग ज्यादा, वेग कितना, तो C/10, मतलब प्रकाश के चाल का 10वां भाग, मतलब 30,000। कैथोड किरण का चाल होता है 30,000, कैथोड किरण का चाल 30,000, और एनोड किरण का चाल 3,000, ठीक है। अब मुझे बताइए, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो देख लीजिए मास किसका ज्यादा है, तो मास है प्रोटॉन का ज्यादा, और वेग है कम। तो मुझे बताइए
कि मास बहुत अंतर है तो मास में बहुत कम अंतर है, मास में बहुत कम अंतर से याद रख सकते हैं, मास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है। अच्छा, बहुत कम भी अंतर नहीं, इसे समझाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इस बात को याद रखिए, पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास में क्या बहुत कम अंतर नहीं, बहुत कम अंतर नहीं, अंतर है। यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अंतर है यहाँ वो अंतर ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। अभी ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूँ क्या, काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसका, प्रोटॉन का, तो वो भी होगा हाफ mv²। और देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो भी क्या होगा, हाफ mv²। अब सोचिए जब mv², तो गौर कीजिए मास और वेलोसिटी, तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन में सीधे 30,000 का स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्रोटॉन में सीधे 3,000 का स्क्वायर होगा। तो मुझे बताइए वैल्यू किसका ज़्यादा आना चाहिए, और मास में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं यहाँ के लिए। और वेलोसिटी की बात करें यहाँ के लिए, क्यों, तो जो गणित के स्टूडेंट को समझ सकते हैं बात को, कि 10 के पावर देखिए 1.6 10 के पावर माइनस, इसमें क्या है 24 है, उसमें क्या है -28 है, तो याद रखिए 4 शून्य का बात है। और गौर कीजिए, हाँ ठीक से बात समझिए, तो ये कितना है, 30,000 का, देखिए प्रोटॉन है तो 3,000 का स्क्वायर है, और देखिए 30,000 का स्क्वायर है। तो चूंकि कैथोड किरण का जो वेग है वो प्रोटॉन के वेग से बहुत ज़्यादा है, और वेग बहुत ज़्यादा, और मास भी याद रखिए, मास की मामला तो मास में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, वेग बहुत ज़्यादा है, वेग बहुत कम है, तो वेग के कारण यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड किरण यानी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर पूछे कि काइनेटिक एनर्जी, एनोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो एनोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी कम है। एनोड रे, जो हम एनोड रे पढ़ रहे हैं इसमें, तो एनोड रे के पास काइनेटिक एनर्जी कम है, किसके रेस्पेक्ट में, तो कैथोड रे के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि कैथोड रे के पास V का मान बहुत ज़्यादा होता है, K बराबर हाफ mv², V का मान बहुत ज़्यादा है कैथोड रे में, इसीलिए कैथोड रे का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इसका काइनेटिक एनर्जी कम है। ये बात कंप्लीट, देखिए अंतर कर पा रहे हैं। अच्छा, जिसका काइनेटिक एनर्जी याद रखना ज्यादा होगा, जिसका काइनेटिक एनर्जी मैं इधर लिखता हूं कैथोड किरण के बारे में, से गोल घेरा बना के याद रखना है, कैथोड रे। अब गौर कीजिए, कैथोड रे का याद रखना क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो कैथोड रे का काइनेटिक एनर्जी याद रखना ज्यादा है किसके, एनोड रे के रिस्पेक्ट में, और काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है, कम है। ये बात है कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद सोचिए, मास वगैरह देख चुके हैं, वेलोसिटी देख चुके हैं, अब बचा क्या, तो याद रखिए जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब याद रखना है कि जैसे घर में आते हैं ड्रिल करने वाले मशीन लाते हैं, तो ऐसे ऐसे नाचते रहता है और नाचते रहता है ड्रिल करने वाला मशीन। आप क्या कीजिए, एक लकड़ी लीजिए और चला कैसे मारिए, साउथ वाला मूवी नहीं, साउथ मूवी तो कितना साउथ का मूवी देखता हूँ, उसमें केला चला कैसे मारते तो गर्दन कट जाता है, कैसे मूवी है जिसका कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं साफ। एक मूवी में देख रहा था कि उसमें एक कबूतर ऐसे कबूतर नहीं, मुर्गा ऐसे आता है, ऐसे मुर्गा, और हीरो गुस्सा आ जाता है विलन पे, और एक बार मुर्गा उठा के ऐसे मारता है, और मुर्गा का है ना आगे वाला मुंह, वो जाके जो चोंच है मुर्गा का, वो विलन के गर्दन में धर जाता है, मर जाता है। साउथ का मूवी अलग ही, मतलब साइंस को चैलेंज करता है हर रोज वो लोग। अब यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैं एक लड़की, मतलब लकड़ी उठा के ऐसे मारूँ, जैसे ही मारता हूँ तो मुझे बताइए क्या दीवार में छेद कर पाऊंगा, नहीं, ये रजनीकांत कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, ड्रिल मशीन का ऐसे करके, और दीवार में छेद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि याद रखना, इसके जब एक गति कर रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी, ड्रिल मशीन और लकड़ी में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ड्रिलिंग मशीन की। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो छेद करने की क्षमता ज्यादा होगी, पेनिट्रेटिंग पावर, वेदन क्षमता, छेदन क्षमता ज्यादा होगा। तो मुझे बताइए किसी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी एनोड रे के पास कम है, तो याद रखें इसकी वेदन क्षमता क्या होगा, कम होगा। और याद रखना कैथोड रे की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसलिए इसकी वेदन क्षमता ज्यादा होगा। और आयनीकरण की बात कीजिए तो आयनीकरण डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसलिए आयोनाइजेशन पावर कैथोड रे के पास ज्यादा होगा। अगर बात करें आयोनाइजेशन पावर, तो मतलब आयोनाइजेशन पावर मतलब आयनीकरण की क्षमता कैथोड के पास ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। सोचिए ठीक से, जोर से धक्का मारेगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो जाहिर सी बात है इसके पास ज्यादा है आयोनाइजेशन पावर, इसके पास आयोनाइजेशन पावर आईपी इसके पास क्या है, कम है। क्लियर है बात है। अब सोचिए कैथोड रे का आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है, तो मान लीजिए कि यहाँ टंगस्टन रख दिए, तो कौन है जो रेडिएशन निकाल देगा, क्योंकि आयोनाइजेशन पावर है, तो आयोनाइजेशन पावर है तो इसमें कुछ चेंज लाएगा तो रेडिएशन अलग प्रकार के निकाल देगा। तो कैथोड रे को जब किसी टंगस्टन पे मारते हैं तो याद रखना एक्सरे निकल जाती है, क्या निकल जाती है, एक्सरे निकल जाती है। क्यों, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होता है, और इसका जो एनोड रे का आयोनाइजेशन पावर कम है, तो ये किसी प्रकार का रेडिएशन ज्यादा जनरेट नहीं कर पाती है। कैथोड रे आप टीवी में देख सकते हैं, जो टीवी वगैरह देखते हैं कैथोड रे है। तो ये जो आप मामला देख रहे हैं, ये क्या था हमारा, तो ये था एनोड किरण प्रयोग। तो एनोड किरण प्रयोग देख लिया। अब एक छोटी सी बात करके मैं टॉपिक को एंड करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक को। चलिए हम लोग सब कुछ देख लिए पूरा एनोड किरण के बारे में, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप ये देख रहे हैं इसमें गैस है,
तो हम लोग स्पेसिफिक चार्ज देखें, तो जिस प्रकार से हम कैथोड रे में जब स्पेसिफिक चार्ज निकाले तो हम लोग बात किए थे कि कोई भी गैस रहे तो स्पेसिफिक चार्ज उसका उतना ही आएगा जितना आया था। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ याद रखिए, गैस अगर हम चेंज करेंगे, गैस अगर कोई दूसरा गैस लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे तो उसका स्पेसिफिक चार्ज बदल जाएगा, फिर दूसरा गैस लेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि एनोड किरण जो है वो गैस से निकली है, न कि याद रखना कैथोड किरण कैथोड से निकली थी, एनोड किरण एनोड से नहीं निकली, गैस से निकली है। इसलिए जब गैस चेंज करेंगे तो इसका विशिष्ट घनत्व स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या इसका मतलब साफ साफ है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन याद रखना, प्रोटॉन यानी एनोड किरण के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो मतलब साफ है जो प्रोटॉन है वो गैस से निकलते हैं और गैस को बदलने के बाद स्पेसिफिक चार्ज बदल जा रहा है, विशिष्ट घनत्व बदल जा रहा है। मतलब हर परमाणु में प्रोटॉन का गुण अलग अलग होता है। बातें समझिए इस बात को, हर परमाणु में प्रोटॉन का गुण अलग अलग होता है। लेकिन चूंकि कितना भी हम गैस बदल देते लेकिन कैथोड किरण का विशिष्ट घनत्व सेम आया था। मतलब कैथोड किरण यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हर परमाणु में एक जैसा ही होता है, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन का गुण एक ही जैसा होता है। मतलब साफ साफ यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बात समझिए इस बात को, यहाँ से क्लियर हो रहा है चीजें कि किसी परमाणु का मौलिक कण कौन सा है? मौलिक कण उसे कहते हैं जो गुण न बदले उसे मौलिक कण कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? मौलिक कण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैथोड किरण प्रयोग में गैस बदलने के बाद भी कैथोड किरण का स्पेसिफिक चार्ज चेंज नहीं हुआ था, और कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन से बना होता है, अर्थात हमेशा उसका स्पेसिफिक चार्ज सेट होता है, फिक्स होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु का मौलिक गुण है, लेकिन मौलिक कण है, लेकिन प्रोटॉन किसी परमाणु का मौलिक कण नहीं है, क्योंकि गैस बदलने पर इसका स्पेसिफिक चार्ज बदल जाएगा। याद रखना है, तो इस बात को याद रखना, नोट में लिख लीजिए कि गैस बदलने पर एनोड किरण अलग अलग व्यवहार करती है। ये बातें फाइनल है। अब एक अंतिम बात, छोटी सी बात है, व्यवहार करेगी, कौन सा गैस रखेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा आ जाएगा? तो याद रखना है, यहाँ रिलेशन देखा गया है, तो याद रखना कि स्पेसिफिक चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस। मतलब अगर हम जितना हल्का गैस रखेंगे उतना ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज शो करेगी। तो बताइए मुझे कौन सा गैस यहाँ रखना चाहिए? हाइड्रोजन। इसलिए याद रखिए, अगर आपसे पूछे कि एनोड एक्सपेरिमेंट में किस गैस का प्रयोग किया गया था, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया गया था, क्योंकि जितना हल्का गैस होगा वो स्पेसिफिक चार्ज उतना ज्यादा दिखाएगा। और एक किसका स्पेसिफिक चार्ज है? हाइड्रोजन गैस का। ये चीजें फ्लोरोसेंट की बात करें, अगर प्रतिदीप्त सुप्रदीप्त की बात करें तो उसके लिए प्रयोग किया गया था। मैं बताऊं कि किसी भी मतलब वर्ग नंबर 2 के धातु के साथ अगर सल्फर मिला दीजिएगा तो वो प्रतिदीप्त दिखाता है। तो उसकी बात कर चुके हैं, सुप्रदीप्त की भी बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, तो वहाँ बात कर लीजिए फाइनली। और एक हमारा एनोड किरण प्रयोग, और एनोड किरण प्रयोग से जो एनोड किरण है छोटे छोटे कण के मिलने से बने होते हैं, उसी कण को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ये बातें हैं। अब एक बात और छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ, चूंकि टॉपिक से क्वेश्चन बचे ना। एक बात मैं बता दूं, अंतिम बात है, एकदम लास्ट बात बता रहा हूँ। देखिए अब देख लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास, और फिर देख लीजिए क्या है? प्रोटॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन के मास में जब अनुपात देखा गया तो रेशियो आया 1/1838। मतलब साफ साफ है कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना गुना भारी है? तो 1838 गुना भारी। इस वाले पूछा जाता है। तो ये जो था हमारा था प्रोटॉन, और प्रोटॉन का खोज ऐसे हुआ, और प्रोटॉन का खोज जो रिएक्शन जो प्रोसेस से प्रारंभ हुआ था 1886 में, और फाइनल याद रखना है 1911 के आसपास पूरा इसके बारे में रिसर्च क्लियर हो गया, इसके गुण वगैरह की व्याख्या किया जाने लगा। तो फाइनली ये हमारा प्रोटॉन है, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बाद में जो आगामी टॉपिक उस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में इसी ऊर्जा, इसी उमंग, इसी जुनून के साथ, एक नए पहल के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।